कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में फुदका और गंधी बग कीट का प्रकोप और निदान। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु अरहर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गिनिया फाउल पक्षी के आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। धान की खेती हमारे प्रदेश में बहुतायत रूप में की जाती है। जिन किसान भाइयों के धान की फसल में इस समय गंधी बग और फुदका का प्रकोप दिखाई दे रहा है, वो इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं केवी के सहारनपुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह। किसान भाइयों, इस समय एक कीट और जब प्रक्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान देखने में आ रहा है कि कहीं कहीं दुग्धावस्था में जहां फसल आ गई है वहां पर गंदी कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो गंदी कीट क्या करता है कि जैसे ही दाने बन रहे होते हैं उसी समय उसके दूध का रस निकाल करके जो दूध बनने की प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध कर देता है, जिस कारण से जो दाना है वो नहीं बन पाता है और पैदावार बहुत कम होती है। तो इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो कार्बोफ्यूरान नाम से जो डस्ट आती है, किसान भाइयों को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के समय ही डालें, जिससे कि जो दवा है, पाउडर है, उसके ऊपर चिपक जाए और जो नियंत्रण है वो कीट पर पाया जा सके। दूसरा कीट और इस समय खेत में जाएंगे आप देखने को मिल रहा है जो कि BPH है और हल्के रंग के फुदके से, जो कि आप लोग मच्छर के नाम से भी कहते हैं कि सफ़ेद मच्छर और काला मच्छर खेत में आ रहा, ब्राउन हॉपर है। बहुत छोटा कीट होता है किसान भाइयों। ये जो कीट है किसान भाइयों, ये पहले शुरुआत में आप देखेंगे जैसे एक स्पॉट में कुछ पास और फिर देखते हैं कि वो तने के पास जैसे ही तने को ऊपर से रस चूसते हुए पत्तियों का रस चूसता है, इसके बाद कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि जैसे कि फसल पूरी तरीके से वहाँ पर गोलाई में सूख गई है। किसान भाइयों, इसी तरीके से ये अगर कुछ दिन अगर इसकी देखरेख ना की गई तो पूरी फसल को ये सुखा देता है। किसान भाइयों को चाहिए कि इस कीट की रोकथाम के लिए तुरंत ही प्रभावी जो दवा है, जिसमें कि एक दवा इस समय जो नई दवा है जो कि ब्रूफोबेंजीन के नाम से किसान भाइयों आ रही है, ये साल्ट है। इस दवा का जो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की मात्रा की दर से छिड़काव कर देंगे तो प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, ब्रूफोबेंजीन के अलावा अगर नहीं मिलती है दवा तो किसान भाइयों को जो इमिडा क्लोरपिड के नाम से दवा जो हमारे मार्केट में है उसको लेकर के लगभग 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देंगे तो भी इस जो कीट से BPH से छुटकारा पा सकते हैं और फसल को बचाया जा सकता है।
दाल वाली फसलों में अरहर का एक प्रमुख स्थान है, अतः हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने समय से कम अवधि वाली अरहर की बुआई की होगी, उनकी फसल में इस समय फूल आ रहा होगा। तो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के एक विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तोमर से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अरहर की जो फसल है उससे अच्छा उत्पादन किस तरह से लिया जाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि अरहर की दो तरह की प्रजातियां किसान द्वारा उगाई जाती हैं। एक तो अगेती प्रजातियां रहती हैं जो कि लगभग 150 दिन में पक जाती हैं, और दूसरी जो प्रजातियां रहती हैं वो लगभग 240 और 250 दिन में पकती हैं। तो हम देखते हैं कि जो सिंचित क्षेत्रफल है उस सिंचित एरिया में ज़्यादातर अगेती प्रजातियां जो 150 दिन में पकती हैं उनकी उत्पादन अच्छा रहता है और उनको किसान उगाता है, क्योंकि उनको कटाई करने के बाद, और ये लगभग नवंबर के अंतिम सप्ताह तक कटाई हो जाती है, उसके बाद किसान इसमें गेहूं की फसल लेता है और उस गेहूं की फसल से अन्य फसल जो उगाते हम बाजरा धान, उनकी तुलना में गेहूं का अच्छा उत्पादन इस अरहर वाले क्षेत्रफल से मिलता है। अब देखें कि अरहर में प्रबंधन क्या किया जा सकता है इस समय, तो देखें कि इसमें फूल आ रहा है। तो फूल आते समय ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक तो प्रक्षेत में विभिन्न तरह के कीड़े आना शुरू हो, जिस वजह से उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और फूलों को भी उसमें पत्तियों के साथ लपेट जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम देखें कि कोई भी डस्ट, जैसे मैलाथियन जो डस्ट है 5%, उसकी 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, उससे भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा हम देखें कि फली भेदक कीट की विशेष समस्या होती है इस अरहर की दलहनी फसल में। तो इसमें हम देखें कि जैसे ही फ्लावर समाप्त हों और फली बनने लगती हैं, उस समय इसमें एक सिस्टमेटिक जो कि इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवा है, एक तो मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या क्यूनालफास दवा जो आती है उसकी 1 से 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो उससे जो भी फली भेदक कीट है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं कि इसमें जो कीट है, मक्खी आती है अंदर फली में, जो उसकी सुंडी है बारीक रहती है और इस तरह से फली में अंदर दाना खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी कोई भी क्यूनालफास है या मोनोक्रोटोफास है उनका स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख कीट थे जो कि इसको हानि पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि इसमें जैसे ही फली बनना शुरू हो जाए, फूल लगभग समाप्त होने को, तो खेत में नमी की कमी नहीं होने देना चाहिए। इस मौसम में आप देख रहे हैं वैसे ही बरसात इस वर्ष में कम हो रही है, तो इसमें पानी सिंचाई की व्यवस्था जरूर रखें। सिंचाई करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं भी खेत में आपका जो प्रक्षेत्र है अरहर का, उसमें अधिक पानी नहीं भरना चाहिए और पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो फसल पर विपरीत प्रभाव करता है और फसल सूख जाती है, जिससे हम कहते हैं कि उगटा हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि सही जल प्रबंधन कर देंगे तो फली में जो दाना है उसका विकास अच्छा होता है और अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से आप ये प्रबंधन करें तो निश्चित है कि आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। गिनिया फाउल पक्षी के आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगर गिनिया फाउल पक्षी की हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में कम लागत और कम खर्च में गिनिया फाउल पक्षी का पालन कर किसान भाई इस व्यवसाय से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो कैसे करें इन पक्षियों का पालन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र
मझेड़ा के डॉक्टर रिपुसुदन। मुर्गी पालन मुख्यतः व्यावसायिक रूप से मांस उत्पादन एवं अंडा उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसमें कि आज तक पुरानी प्रचलित प्रजातियां या जो भी हमारी विदेशी प्रजातियां हैं जिनमें बढ़वार अधिक रहती है उनका उपयोग किया जाता रहा है। परंतु अब जैसे जैसे परिवेश परिवर्तन हो रहा है तो नई तरीके की प्रजातियों का समावेश नए समय में किया जा रहा है, जिसमें से गिनी फाउल भी एक तरीके की प्रजाति है। इस प्रजाति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्रजाति हमारे यहाँ हमारे परिवेश में आसानी से रह सकती है, साथ ही साथ इसमें कम खर्च में, अर्थात इसमें बहुत अधिक दाने उसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुर्गी पालन में दाने पे सबसे अधिक खर्च होता है। साथ ही साथ मुर्गियों में विभिन्न तरीके की बीमारियों का भी प्रकोप रहता है। ये प्रजाति अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की और कम दाने में आसानी से उगाई जा सकती है। साथ ही साथ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की हमारे यहाँ विभिन्न तरीके की प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और शांत प्रिय जगह है, चरने के लिए स्थान उपलब्ध है, ऐसी जगहों पर अगर हम चाहें तो गिनी फाउल पालन कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका लाभ भी ले सकते हैं। इनकी पालने में मुख्य बात यह है कि इनकी प्रजातियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी प्रजाति में जो पालने योग्य प्रजाति बनाई गई है वो हमारी हेलमेट युक्त गिनी फाउल है, जिसके सर पे एक तरीके का छोटा सा हेलमेट की तरीके का चीज़ बनी रहती है, जिसके आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। इसकी उप प्रजातियों में जो कि पालने योग्य बनाई गई हैं, जिसमें हमारी पर्ल, लेवेंडर और सफ़ेद हैं। पर्ल प्रजाति में इसके पंख गहरे स्लेटी कलर के होते हैं और इन पे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। हमारी जो लेवेंडर प्रजाति है इसके पंख थोड़े हल्के कम स्लेटी कलर के होते हैं और इसके ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सफ़ेद प्रजाति गिनी फाउल की जो होती है वो पूर्णतः सफ़ेद होती है। इनके पालने के लिए इनके चूज़ों को अन्य चूज़ों की तरह पाला जा सकता है, चाहे हम इसको ब्रूडर में चाहे दरबों में रख सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इनको कम से कम 2 हफ्ते तक जिस ब्रूडर या उसमें रख रहे हैं उनका तापमान हमारा 32 से 34 डिग्री रहे, जिससे कि इन पक्षियों में मृत्यु दर कम आए। इसको पालने के लिए जैसा बताया कि चूजे हमने तैयार कर लिए, जब चूजे थोड़े बड़े हो जाएं तो इनको पालने के लिए 3 तरीके की विधियाँ हैं। प्रथम विधि है अर्ध खुली विधि, दूसरी विधि है पूर्ण खुली विधि और तीसरी विधि कहा जाता है दरबा विधि, जो कि दरबा विधि जो कि छोटे मोटे किसान या ब्रॉयलर पालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि छोटा सा दरबा किसी भी चीज़ का बना के उसके अंदर उसके चूजे पाले जाते हैं, दाना पानी उसके अंदर दिया जाता है और उसी में उनको बेचने योग्य तक रखा जाता है। जो हमारी अर्ध खुली अवस्था है इसमें हमें इस तरीके का आवास व्यवस्था बनानी पड़ती है, जिसमें कि एक छोटा सा दरबा हो और उसके आसपास खुली जगह हो, जिसमें कि पक्षी ये टहल सके, क्योंकि ये आधी जंगली प्रजाति का पक्षी है, तो अगर इसे टहलने फैलने की अच्छी सुविधा मिलती है तो ये थोड़ा अच्छा व्यवहार करता है। और जो हम खुली जगह छोड़ें अगर अर्ध खुली अवस्था में, तो जाली से इसके चारों तरफ से ढका हुआ स्थान होना चाहिए, जिससे कि कोई जंगली जानवर, कोई इसको खाने वाला कुत्ता बिल्ली इसको नुकसान ना पहुंचाए। इस विधि में हमें ये फ़ायदा रहता है कि वो मुर्गी हमारे आसपास ही रहती है और कम स्थान में इसको रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे स्थान भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो इसे अन्य भेड़ बकरियों की तरह इसे चराई अवस्था में भी रखा जा सकता है, जिसे कि हम खुली अवस्था बोलते हैं। अर्थात कि अगर हम इसे खुले रूप से चराने के लिए झुंडों में ले जा सकते हैं, और ये प्रायः देखा गया है कि 500 से 600 पक्षी को चराने के लिए 1 एकड़ अगर ज़मीन हो तो वो पर्याप्त रहती है। और चराने के लिए जब हम अपनी फसलें काट लें तो उसके उपरांत इन पक्षियों को हम उस क्षेत्र में चरा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे फसलों के जो गिरे दाने हैं जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आ सकते थे उनको खाते हैं, साथ ही साथ जो खरपतवार हैं उनको खाते हैं, और कीड़े मकोड़े हमारे जूं किल्ली इन सब का भी भक्षण ये करते हैं। तो एक तरीके से कह सकता है कि वातावरण में को अच्छा रखने के लिए भी सहयोग करते हैं। और शाम को इनको जो हमने इनका आवाज़ से दरबा बनाया है, ये शाम को धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग के उपरांत क्या करते हैं कि ये शाम को अपने आप ही उस स्थान पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, और ये जैसे एक रानीखेत बीमारी जिसमें कि बहुत अधिक मुर्गियां मरती हैं, लेकिन इसकी सहनशीलता उसके प्रति अच्छी पाई गई है। इसके उपरांत इसका खाना पानी अगर हम चाहें तो केवल हम अपने घरेलू घर के पिछवाड़े के अनुसार जो भी उपलब्ध हो, बचा खुचा अनाज, घर का जूठन फूटन खिला के ही पाल सकते हैं। और अगर हम इसको व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं कि सही समय से इसका मांस मिल जाए, तो हमें इसको उसके आहार को शुरुआत में जैसे स्टार्ट से 4 सप्ताह तक का आहार, उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि
25 से 28% तक का प्रोटीन उसमें हम देते हैं, जिससे कि वो 1 महीने में अच्छी बढ़वार पैदा कर ले। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 22 से 25% का प्रोटीन ग्रोवर अवस्था में, अर्थात कि अगर जब हमारा मुर्गियाँ 1-1.5 महीने से ऊपर की हो जाएँ तो ग्रोवर वाला आहार उनको दिया जाता है 1 महीने के ऊपर। और जब ये मुर्गियाँ 2 महीने से ऊपर जाती हैं तो उसके उपरांत हम इन्हें चाहें तो इनको कम प्रोटीन का आहार, जिसमें कि 18 से 22% तक का प्रोटीन हो, उसको देकर हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको ऊर्जा के रूप में मक्का दी जा सकती है। जहां मक्का उपलब्ध ना हो वो कृषक अपने घर में जो मड़ुआ, माजरा या इस तरीके की गेहूं, दला हुआ अनाज अगर कुछ है तो उसको भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु छोटे बच्चों को शुरुआत में विटामिन और मिनरल्स का पानी में डाल के दे सकता है या उसको दाने में मिला के भी खिला सकते हैं, जिससे कि उनकी बढ़वार अच्छी हो। इसके उपरांत देखा गया है कि ये 2.5 से 3 महीने के उपरांत ये 1 किलो के हो जाते हैं और मार्केट में बेचने योग्य हो जाते हैं। इनके मांस का रंग अन्य मांसों की तुलना में अधिक गाढ़ा और थोड़ा लाल होता है, जिससे कि लोग इस मांस को अधिक पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर भी अन्य मांसों की तुलना में अच्छा होता है। अगर हम देखें कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक खास बात यह है कि इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ नमक की मात्रा कम होती है। तो जिन लोगों को हृदय की दिक्कत है उनके लिए भी ये एक अच्छा तरीके का लाभकारी सिद्ध होता है। खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन एक उभरता हुआ सह व्यवसाय है। अतः इसे लाभकारी बनाने के लिए किसान भाई दुधारू पशुओं को खरीदते वक्त किन किन बातों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल। आज किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा, जब आप जानवर को खरीदने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल पशु की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें बीच में दलाल भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ पशु, बढ़िया पशु ले सकें और उससे उत्तम उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप कोई पशु खरीदें तो उसको बाहरी रूप से देख लें। बाहरी रूप से देखने का मतलब कि आप ये कंफर्म कर लें कि जिस आप नस्ल का खरीदने जा रहे हैं उसी नस्ल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो उसमें होने चाहिए। सपोज़ करिए आप मुर्रा लेने जा रहे हैं तो आप उसका सींग देख लें कि एकदम टाइटली जो है मुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी जो स्किन है, जो खाल है, वो चिकनी मुलायम होनी चाहिए। उसके जो बाल हैं वो कड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। दूसरा, जो उसका थन है, चारों थन एक बराबर होने चाहिए। तीसरा, थन का जो आयन है वो ये ऊपर तक आना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, इसकी आप मिल्क वेन देख लीजिए, जहाँ से दूध बनता है तो मिल्क वेन एकदम मुड़ी मुड़ी होगी और मोटी होगी, तो इसका मतलब वो दूध भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों जैसा मैं बता रहा था, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर लेने गए तो उसको आप ये देखें कि वो तिकोनाकार है कि नहीं, वेज शेप होना चाहिए जानवर। दूसरा, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आँखें बड़ी बड़ी हों, पसलियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी हों, डिस्टेंस पे हों। दूसरी बात, इसका जो आयन थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा सा उठा हुआ हो, पूंछ एकदम नीचे तक गिरी हुई हो। तो जो भी नस्ल खरीदने जा रहे हैं उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं वो उसके अंदर, जानवर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका आप दांत चेक कर सकते हैं। अगर दांत आप इसका देख लें तो आपको आयु का निर्धारण हो जाएगा कि ये कितने वर्ष की है। कभी कभी जानवर जो है ज़्यादा उम्र का होता है, वो कम उम्र का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवार जिसके दांत भी टूट गए हैं, वो भी जानवर देखने में स्वस्थ लगता है और लोग ले लेते हैं। तो दांत से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल का है और उस हिसाब से आप लग सकते हैं। दूसरी बात, जानवर हमेशा जो है सेकंड बेत या थर्ड बेत का खरीदिए, फर्स्ट बेत का मत खरीदिए, क्योंकि उससे जो है सही दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता नहीं चलता है और सेकंड बेत और थर्ड बेत में उसका एक्चुअल उत्पादन आता है। तो इसलिए सेकंड या थर्ड बेत का आप जानवर खरीदें। और जो पुराना जानवर है किसान भाइयों, आप जान ही रहे हैं कि उसके जो है खुर थोड़े से घिस जाएंगे, या आप ये भी ध्यान रखें कि किसी जानवर में खुर थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की तरफ होता है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दिखाता है। तीसरा किसान भाइयों, एक आप और काम कर सकते हैं कि कभी जानवर को खरीदें तो आप 3 दिन तक 2 बार धो लें, तो इससे आपको करेक्ट दूध का अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना दूध वास्तव में देती है। क्योंकि एक टाइम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह बेचनी है तो शाम का रोक के ले आएंगे तो सुबह नेचुरल है दूध ज़्यादा दे देगी। तो इस तरह से आप 2-3 बार धो के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक दूध उत्पादन इसका कितना है। चौथा किसान भाइयों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पशु को लेने गए और उसके ऊपर वाले सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी पीठ पे,
तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि पिछले साल या उसके पिछले साल उसको हो सकता है FMD, जिसको आप जरा खुरा कहते हैं, वो बीमारी हो। क्योंकि उस बीमारी के लास्ट में क्या होता है, जिसको पोस्ट FMD कहते हैं, कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जानवर थोड़ा हाँफता रहता है, उसकी पीठ पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरी बात उसके खुरों के बीच में थोड़े घाव के निशान रह जाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल उसको जो है जरा खुरा नाम की बीमारी हुई हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लें। तो क्योंकि जरा खुरा बीमारी जिसको होती है तो अगले साल हो सकता है कि उसका दुग्ध उत्पादन उतना ना रहे, दूसरी बात हो सकता है कि वो गाभिन भी ठीक से ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरा बोरीपुर, जिला बरेली के कृषक घनश्याम सिंह ने। यह बांस की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बांस की पूरे हमारे भारतवर्ष में करीब 136 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हम लोगों को इस बात का आभास नहीं होता है कि वो सारी प्रजातियाँ कई बार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर ही हमने 12-13 प्रजातियों का संग्रह कर रखा है। लेकिन बांस के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसका जो पुष्पीकरण का समय है वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। कुछ प्रजातियों में 10 से 15 वर्ष में फूल आते हैं, तो कुछ प्रजातियों में 50 से 60 वर्ष तक भी फूल नहीं आते हैं। और फूल ना आने के कारण इसमें बीज नहीं बनता है, जिसके कारण इसकी पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए या तो हमको परंपरागत विधियों का सहारा लेना पड़ता है, या हमारी एक वैज्ञानिक विधि है जो कि पादप ऊतक संवर्धन तकनीक पर आधारित है, और यह है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। इसमें हम बांस के जो भी अच्छे प्रजाति होती हैं या बीज के द्वारा बनाए गए जो अच्छे पौधे होते हैं, जिनमें अच्छी चौड़े पत्ते होते हैं, मजबूत तने होते हैं, उन प्रजातियों का चयन कर उनका हम सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा पौध उत्पादन कर सकते हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर डेंड्रोकैलेमस एस्पर, जो कि एक मीठा बांस भी कहते हैं और एक खाने के लिए भी उपयुक्त प्रजाति है, उसका सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पादित पौधों की एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सभी पौधे अगर आप रोपण करते हैं तो एक जैसे होते हैं, जबकि अगर आप बीज के द्वारा बनाए गए पौधों का रोपण करते हैं तो ये पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा बनाए गए पौधों की अधिक होती है, क्योंकि इसमें अधिक कलियां होती हैं, अतः अधिक कल्ले देता है और इससे अधिक उत्पादन हमें प्राप्त होता है। ये पौधे छोटे छोटे हम अपने अनुसंधान केंद्र मझेड़ा से लगभग 1.5 से 2 फीट के पौधे जो कि थैली में लगे होते हैं वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। उनका सीधे जाके रोपण प्रक्षेत्रों में किया जा सकता है। वैसे तो पौधरोपण सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा बनाए गए पौधों का रोपण किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित समय बरसात का होता है। इसमें आप पौधों को ले जाकर अपने प्रक्षेत्रों में 5 मीटर की दूरी पर रोप सकते हैं। इसके लिए आप प्रक्षेत्रों में 5-5 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाकर लगभग 2 फीट गहरे, 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े गड्ढे बनाकर उसमें थोड़ी गोबर की खाद इत्यादि मिला दें और उसके बाद में लगभग 100 ग्राम DAP भी मिला दें और उसके बाद में इसको मिट्टी से भरकर इन पौधों का रोपण कर दें। यदि बरसात हो रही है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि बरसात नहीं हो रही है तो इन पौधों को जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको सप्ताह में 1 या 2 बार प्रारंभिक दिनों में जल देना होगा। लगभग 3 से 4 महीने में जब पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है फिर आपको जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए किसान भाइयों, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि इन पौधों को शुरू में आपको अपने पशुओं से, जैसे गाय इत्यादि से बचाना होगा, क्योंकि इसके पत्ते मीठे होते हैं और ये पशुओं का बहुत प्रिय चारा है, इसलिए ये इसको खा लेते हैं और उसके बाद हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जब एक बार पौधा बड़ा हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही पौधा शुरू में होता है तब इसका गाय बच्ची से बचाव करना अत्यधिक आवश्यक है।
इसके अगर आप 5-5 मीटर की दूरी पर पौधे रोपण करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधों की आवश्यकता होती है और 400 पौधों से आप 5 साल के बाद बांस काटना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रबंधन करना होगा। 5 साल तक ये पौधा अपनी बढ़त लेगा। उसके बाद जो 5वें साल में यह कल्ला आएगा उसको आप चिन्हित कर दें। कल्ले में आप किसी भी रंग के एक पेंट से निशान लगा दें और उसको अपने पास नोट कर लें। जैसे माना सन 2015 में आपने लाल रंग के पेंट से जो भी नए कल्ले आए उनको चिन्हित कर दिया, फिर आप उनको 2017 में काट सकते हैं। मतलब बीच में आपको 1 वर्ष का समय उस कल्ले को मजबूत होने के लिए देना है। इस प्रकार से आप हर वर्ष आने वाले कल्लों को अलग अलग रंग के पेंट से चिन्हित करके उनको अपने पास नोट कर लें और उसके बाद में उनको 1 वर्ष छोड़ के उसके अगले वर्ष में काट लें। यदि आप एक बांस से 10 कल्ले काटते हैं तो आपको 400 पेड़ों से 4000 कल्ले प्राप्त होंगे और यदि ये एक बांस का तना न्यूनतम 20 रुपए में भी बाज़ार में बिकता है तो आपको 4000 तनों से लगभग 80,000 रुपए की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको न्यूनतम भाव बता रही हूँ, जबकि आजकल बांस के पोलों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है तो इससे आपको अधिक मूल्य भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आप हर वर्ष 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर से अपना आय अर्जन कर सकते हैं। इसके लगाने का उचित समय मैंने आपको बताया कि आप वैसे तो इसको बरसात के मौसम में ही लगाएं, लेकिन अभी सितंबर में भी आप इसका रोपण कर सकते हैं क्योंकि अभी लगभग 1 आध महीने की बरसात की संभावना और हो सकती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मटर की उन्नतिशील प्रजातियां एवं बुआई विधि पर जानकारी। डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु तकनीकी जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।